हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1813 के चार्टर एक्ट तक का जो मैंने वीडियो बनाया है उसे आप जरूर देख लें। 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? एक्चुअली सेंट हेलेना है क्या? सेंट हेलेना जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर का एक द्वीप है। इस द्वीप को 1502 में पुर्तगालियों ने खोजा। यह द्वीप भी जो है अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो 1833 में जो चार्टर एक्ट इंडिया में लाया गया, उसी एक्ट को वही अधिनियम जो है सेंट हेलेना में भी गया, इसीलिए इसको सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। फिर यहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए इसकी भी हम लोग बात करेंगे। पहले मैं यहाँ कुछ चीज लिख दूं। सेंट हेलेना क्या है? सेंट हेलेना जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर का द्वीप है। क्या है? द्वीप है। और इसको जो है 1502 में पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया। इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसको अंग्रेजों ने जो है सेंट हेलेना में ही बंदी बनाकर रखा था। और 6 वर्षों के बाद जो है 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि आर्सेनिक विष देकर जो है अंग्रेजों ने नेपोलियन बोनापार्ट को मार दिया था। तो सेंट हेलेना को लेकर यह भी बात जो है बहुत पॉपुलर, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। इसको पुर्तगालियों के द्वारा खोजा गया। आइए हम इस एक्ट के प्रावधान की बात करें। ये आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया प्रावधान क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले प्रावधान तो आप याद रखिएगा कि 1833 के एक्ट के द्वारा जो है केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने का काम किया गया। अब कौन कौन से काम हुए कि भाई यहाँ पे केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने का काम दिखाई देता है? अंग्रेजों ने आखिर ऐसा कौन कौन सा प्रावधान जो है लागू किया? तो पहला तो आप याद रखेंगे, भारत के प्रशासन को केंद्रीकृत किया गया। क्या क्या हुआ इसमें? प्रावधान के अंतर्गत हुआ क्या? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अच्छा, गवर्नर जनरल के हाथों में जो है नागरिक और सैन्य शक्ति ये दे दी गई। उस समय बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सवाल इस तरह से पूछा गया है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है, बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वही बने यहाँ पे। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा काम जो हुआ, प्रांतीय जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए।
प्रांतीय गवर्नरों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। फिर जो है बंबई तथा मद्रास के गवर्नर प्लस परिषद के विधि निर्माण की शक्ति वापस ले ली गई। तीन जो प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, बंबई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को जो है विधि निर्माण की शक्ति कब मिली? आपने यदि मेरा वीडियो कंटिन्यूस देखा है तो आप अवगत हैं कि 1726 का जो चार्टर था, इसके द्वारा जो है इन लोगों को विधि निर्माण की शक्ति मिलती है, गवर्नरों को। लेकिन अब क्या किया जाता है, 1833 के चार्टर में बंबई और मद्रास के जो गवर्नर और प्लस उसकी जो परिषद है, उसके विधि निर्माण की शक्ति जो है वो वापस ले ली जाती है, जो कि 1726 में उनको प्रदान की गई थी। तो विधि निर्माण की शक्ति किसके हाथों में चली जाती है? गवर्नर जनरल और प्लस परिषद के हाथों में चली जाती है। गवर्नर जनरल प्लस परिषद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा यहां पे, किंतु नियंत्रण मंडल कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकता था। ये नियंत्रण मंडल को पावर मिला हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से कानून बनाने का अधिकार अब किसको मिल जाता है? जो प्रांतीय गवर्नर हैं, बंबई और मद्रास के गवर्नर हैं, और उनकी परिषद विधि निर्माण की शक्ति वापस ले ली जाती है और गवर्नर जनरल प्लस उसके परिषद को जो है ये शक्ति प्रदान कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद से जो है विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल कर लिया जाता है। 1813 का जो चार्टर एक्ट हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नर जनरल और प्लस उसकी जो परिषद में 3 सदस्य थे, पहले 4 थे लेकिन उसको अब 3 कर दिया गया था। 1833 में क्या किया जाता है कि चौथा सदस्य फिर से जो है यहाँ पे शामिल कर दिया जाता है, और किसके लिए? तो विधिक परामर्श हेतु विधि सदस्य के रूप में जो है चौथे सदस्य को यहाँ शामिल किया जाता है। और सबसे पहले जो है कौन शामिल हुए? विधि सदस्य कौन बने? तो लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले। अच्छा, ये जो विधि सदस्य होता था ना, मैं यहां जगह है लिखूंगा, विधि सदस्य जो है गवर्नर जनरल के परिषद का पूर्ण सदस्य नहीं होता था। परिषद में उसको शामिल होने का अधिकार तो था, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। 1853 में जो है इसको पूर्ण सदस्य बनाया जाता है। तो यहां हम लिखेंगे, आप नोट बना के लिख लेंगे, विधि सदस्य गवर्नर जनरल प्लस परिषद का पूर्ण
सदस्य नहीं होता था, है ना। अर्थात उसको परिषद के बैठक में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। तो कब उसको पूर्ण सदस्य बनाया गया, ये भी बात आप याद रखेंगे, है ना। 1853 में विधि सदस्य पूर्ण सदस्य बना। पूर्ण सदस्य बना, किसका पूर्ण सदस्य बना, तो गवर्नर जनरल प्लस परिषद का पूर्ण सदस्य बना। उस समय जो है उसको मत देने का अधिकार भी दिया गया। तो ये बातें आप याद रखेंगे, इसको मैं क्लियर करता हूं। फिर कुछ और भी बातें हैं जो प्रमाणित करती है कि क्या किया गया, जो प्रशासन है ना भारत का, उसको केंद्रीकृत किया गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, नागरिक और सैन्य शक्ति इसके हाथों में दे दी गई। फिर जो है प्रांतीय गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल और प्लस जो परिषद थी उसके पास विधि निर्माण की जो शक्ति थी उसको ले लिया गया वापस, और गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल है और प्लस परिषद है उसको जो है पावर दे दिया जाता है। फिर विधिक परामर्श हेतु जो है गवर्नर जनरल की परिषद में जो है एक विधि सदस्य को रखा जाता है जो चौथा मेंबर बनता है, लेकिन जो है इसको भी पूर्ण सदस्य नहीं बनाया जाता है, और इसको बैठक में तो शामिल होने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। तो यहाँ जो है गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा शक्ति मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या किया गया, केंद्रीकृत जो है शासन को स्थापित करने का काम किया गया। फिर जो है इसी 1 नंबर के अंतर्गत ही हम इस पॉइंट को जान रहे हैं जो इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। सभी कर गवर्नर जनरल की आज्ञा से लगाए जाते थे और उसे ही किसको, गवर्नर जनरल को इसे खर्च करने का या व्यय करने का अधिकार था। उसके बाद से जो है गवर्नर जनरल प्लस परिषद द्वारा पारित जो कानून था ना, पारित कानून, उसको क्या कहा गया, तो गवर्नर जनरल प्लस परिषद द्वारा जो पारित कानून था उसको अधिनियम कहा गया, एक्ट कहा गया। पहले इसको क्या कहा जाता था, जो पहले पारित कानून होता था, पहले निर्मित विधि क्या कहलाता था, तो उसको जो है विनियम कहा जाता था। लेकिन अब क्या कहा जाने लगा, उसको अधिनियम कहा जाने लगा। तो ये बात याद रखेंगे। इन तमाम तरह के प्रावधानों से स्पष्ट हो जाता है कि क्या किया गया, भारत के प्रशासन को जो है केंद्रीकृत किया गया है। ठीक है, फिर अगला कौन सा प्रावधान हुआ, इस एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।
कंपनी को सिर्फ अधिकार क्या था, कंपनी को अधिकार रह गया कि भाई आप प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को देखें। अब कंपनी को जो है व्यापार का अधिकार कब मिला था, तो आप जानते हैं कि जो 1600 का चार्टर था उस समय कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला था। उसके बाद से जो है 1813 तक रहा। 1813 में क्या हुआ था, एकाधिकार समाप्त हो गया था। किसको छोड़कर, चाय और चीन, है ना, के अलावे एकाधिकार समाप्त हो गया था। यह अवगत है आप। फिर क्या किया गया, 1833 में व्यापार का अधिकार ही खत्म। ये सवाल पूछा गया है, अधिकार समाप्त कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापार का अधिकार कब खत्म किया गया, तो 1833 में। और व्यापार का एकाधिकार कब खत्म किया गया, तो 1813 में। इसको व्यापार करने का अधिकार कब दिया गया, तो 1600 में, जो चार्टर के द्वारा महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो दिया गया था, तो उस समय इसको प्रदान किया गया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कंपनी को सिर्फ प्रशासनिक और राजनैतिक कार्य का अधिकार दिया गया, है ना, कि भाई आपको क्या करना है, सिर्फ प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करने हैं, व्यापार नहीं करना है। यहां भी जो है भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनी के अधिकार को, ये बात भी आप याद रखेंगे, 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। भाई भारतीय प्रदेश और राजस्व पर कंपनी का अधिकार तो पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ भी चूंकि 1813 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, यहाँ समय हो चुका था, तो यहाँ भी 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, लेकिन जो व्यापारिक अधिकार था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और सिर्फ जो है राजनीतिक अधिकार उसको प्रदान किया गया। तो ये हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, किंतु यह निश्चित किया गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। सम्राट के नाम से किया जाएगा। आप यहां एक चीज और पाएंगे कि धीरे धीरे जो है सम्राट के वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है और कंपनी को साइड करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार जो एकदम से उसको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है यहाँ के हाव हवा से, यहाँ के तमाम सामाजिक और तमाम तरह के नीतियों से अवगत है। एक बैग उसको खत्म भी नहीं कर सकते हैं। क्राउन धीरे धीरे जो है अपने वर्चस्व को यहाँ स्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो ये हुआ, इसको भी आप नोट कर लें। इसके बाद से जो भी भारत में प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उन अधिकारियों को जो है कौन चुनता था, तो गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद का काम था उनको चुनना। अब जो है चूंकि गवर्नर जनरल और परिषद के द्वारा वो चुने गए हैं, तो वे लोग कंपनी के प्रति वफादार रहते थे। लेकिन क्राउन की ऐसी इच्छा थी कि वैसे जो है पदाधिकारी, वैसे अधिकारीगण चुने जाएं जो क्राउन के प्रति वफादार रहें। तो फिर जो है अगला प्रावधान क्या किया जाता है, अधिनियम की धारा 87 के तहत धर्म, जन्म स्थान
मूलवंश या रंग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया जाता है। ये पहला ऐसा अधिनियम था जहां पे जो है भारत में प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों को मौका मिल जाता है। सिविल सेवकों के चयन के लिए जो है खुली प्रतियोगिता की बात की जाती है, लेकिन कंपनी तो नाखुश हो जाती है कि भाई हमारे सारे आप अधिकार ही ले लेंगे, आपने मेरा व्यापारिक अधिकार ले लिया, कुछ हमारे पास बचा रहा नहीं, सारे अधिकार हमारे आप ले लेंगे तो फिर हम करेंगे क्या यहाँ पे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है इसका विरोध किया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह नियम जो था, यह जो प्रावधान था, इसको अमल में नहीं लाया गया। इस बात को लिख लेंगे, बाद में जो है 1853 में हम पढ़ेंगे वहां पे जो है अमल में लाया गया कैसे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण अमल में नहीं, इसको अमल में नहीं लाया गया। ठीक है, फिर अगला प्रावधान क्या किया गया, अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने और बसने का अधिकार दिया गया या बसने की अनुमति, भारत में आने जाने और बसने की अनुमति दी गई। ठीक है, फिर जो है भारत में दास प्रथा को, चूंकि दास प्रथा ब्रिटेन में खत्म हो चुका था, तो भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। भाई भारत में दास प्रथा को क्या कर दिया गया, विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया कि विधि के विरुद्ध होगा, है ना। और जो है उस समय चूंकि 1833 में इसके विधि विरुद्ध घोषित किया गया, लेकिन उस समय इसका उन्मूलन हुआ नहीं था, 10 साल बाद जो है इसका उन्मूलन हुआ है। तो 1843 में, इस समय ये भी पूछा जाए कि भारत में जो है दास प्रथा किस गवर्नर के काल में विधि विरुद्ध घोषित किया गया या दास प्रथा को बंद करने के प्रावधान लाए गए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कब इसको बंद किया गया, कब इसका उन्मूलन किया गया, तो लॉर्ड एलनबरो। अभी लिखेंगे 1843 में नियम 5 से एलनबरो द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। ये याद रखें, कब किया गया, 1843 में। 1833 में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, लेकिन 1843 में इसका उन्मूलन किया गया। किसके द्वारा, तो एलनबरो के द्वारा। फिर जो है अगला प्रावधान क्या हुआ, विधियों, किसके विधियों, दंड के, ध्यान रखिएगा, दंड के विधान, है ना। तो विधियों के संहिताकरण, कोडिफिकेशन के लिए विधि आयोग के गठन का प्राधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। कि भाई गवर्नर जनरल के पास जो अधिकार दिया गया, क्या चीज का, कि विधि आयोग का गठन किया जाए। यदि ऐसा सवाल पूछे कि भाई भारत में
विधि आयोग के गठन का प्रावधान जो है किस एक्ट में किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया। गठन कब हुआ, यह भी सवाल खड़ा होता है। तो गठन की बात करें 1834 में प्रथम, उसके अगले साल है ना, विधि आयोग का गठन किया गया। इस समय जो है 4 सदस्य थे इस आयोग में। और अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले, वही विधि सदस्य जो थे लॉर्ड मैकाले। स्वतंत्र भारत में बात किया जाए कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो 1955 में किया गया। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष के नाम पे आप याद रखेंगे MC शीतलवाड़। ये भारत के जो है प्रथम महान्यायवादी थे। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में विधि आयोग के दंड के जो विधान थे ना, दंड की जो विधियां थी है ना, दंड के कानून के लिए जो है इसके संहिताकरण के लिए, इसको कोडिफिकेशन करने के लिए विधि आयोग के गठन का प्राधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। और इसी के आधार पे आपने सुना होगा इंडियन पीनल कोड का नाम, भारतीय दंड संहिता IPC, इसको जो है 1960 में IPC को लागू किया गया। तो यहीं से यहां से कोडिफिकेशन किया जाता है। और 1860 में यहां लिख लेंगे, 1860 में जो है IPC को जो है लागू किया गया। तो 1833 में इसका प्रावधान किया जाता है कि भाई कोडिफिकेशन किया जाए जो भी दंड के कानून है उनको, और फिर जो है कोडिफिकेशन करके 1860 में IPC जो है भारतीय दंड संहिता को लागू किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप कि जो है संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया जो है इस अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा दिखाई देती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। आई होप कि ये एक्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।